डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी आज 2 चुनावी राज्यों के केरल और तमिलनाडु के दौरे पर। केरल में तिरुवनंतपुरम में कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन और शिलान्यास करेंगे। वहीं तमिलनाडु में एनडीए के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के धार जिले में तनाव के साथ पूजा और नमाज के साथ साथ सुरक्षा की सख्त व्यवस्था के बीच भोजशाला परिसर में बसंत पंचमी की पूजा और नमाज दोनों हो रही। जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा। सेना की गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिरी। हादसे में 10 जवानों की मौत, गंभीर रूप से 11 घायलों को इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया। झारखंड के सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ का इनामी शीर्ष कमांडर अनिल दा भी शामिल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन का रुख करेंगे बड़ी खबर से, जहां पीएम मोदी का मिशन साउथ आज 2 चुनावी राज्यों केरल और तमिलनाडु के दौरे पर। पीएम केरल में कई परियोजना का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम तिरुवनंतपुरम में 4 ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। तमिलनाडु में एनडीए के चुनाव अभियान की शुरुआत भी करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी आज 2 चुनावी राज्यों केरल और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। पीएम सुबह केरल में 10:45 पर तिरुवनंतपुरम में कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन और शिलान्यास करेंगे। पीएम यहां 4 ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे, जिसमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 1 पैसेंजर ट्रेन शामिल है। दोपहर बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु पहुंचेंगे। यहां से एनडीए के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। मोदी मंदुरथकम में एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित भी करेंगे। यह जगह चेन्नई से करीब 87 किलोमीटर दूर है। पीएम मोदी की यह रैली डीएमके के खिलाफ एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन मानी जा रही है। एनडीए गठबंधन एकजुट होकर चुनाव में उतरने का संदेश देना चाहता है। मई में यहां विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं केरल में भी अगले 5 महीने में चुनाव होंगे। तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 60 साल से बीजेपी या कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है। बीजेपी जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके से गठबंधन कर सकती है। इधर सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके भी मैदान में है। वहीं केरल देश का इकलौता राज्य है जहां अभी भी लेफ्ट सत्ता में है। यहां सत्ता बदलने की परंपरा रही, लेकिन 2021 में वाम मोर्चा यानी एलडीएफ ने इस ट्रेंड को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। कांग्रेस गठबंधन की कोशिश इस बार एंटी इनकम्बेंसी को कैश कराने की रहेगी। बीजेपी अब तक केरल में एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत पाई है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां उसने त्रिशूल लोकसभा सीट जीती थी। इसके अलावा दिसंबर 2025 में भी बीजेपी ने पहली बार त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम नगर निगम का चुनाव जीता। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, जिस तरीके से पीएम 2 चुनावी राज्यों में दौरा कर रहे हैं, वहां रैलियों को संबोधित भी करेंगे, तो और क्या बीजेपी की रणनीति है? जैसा बताया जा रहा है कि वहां अभी तक बीजेपी की सरकार नहीं आई है। देखिए, जैसे पीओ में को सूत्रों से जानकारी है कि अब प्रधानमंत्री मोदी आज 2 दक्षिणी राज्यों जहां पे चुनाव भी होने वाले हैं, ये बात ध्यान में रखने वाली है, केरल और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री आज सुबह केरल में 10:40-45 पर तिरुवनंतपुरम में कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ 4 ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे, जिसमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 1 पैसेंजर ट्रेन शामिल है। दोपहर के बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु पहुंचेंगे और वहां से एनडीए के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 60 साल से बीजेपी की कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है। बीजेपी कभी जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके से गठबंधन करती है, लेकिन केरल देश का एक ऐसा इकलौता राज्य है जहां अभी भी लेफ्ट सत्ता में है। तो वैसे में ये देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा दोनों दक्षिणी राज्यों में जो बीजेपी के लिए अहम है, एक तरह से बीजेपी की पैठ बनाने के लिए कारगर रहने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नए जो भाजपा अध्यक्ष बने हैं, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नितिन नवीन जी, तो नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद केरल में बीजेपी ने एक अहम पार्टी से समझौता किया है
जो कि बीजेपी को वहां पर पैठ बनाने में मदद कर सकती है। तो प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा दोनों दक्षिणी राज्यों में एक अहम दौरा साबित होने जा रहा है। जी, कांग्रेस गठबंधन की कोशिश कर रही है, तो उसको लेकर क्या जानकारी है? एक कांग्रेस की गठबंधन की कोशिशें भी चल रही हैं। केरल में कांग्रेस की अपनी पैठ बनाना चाह रही है और तमिलनाडु में भी कांग्रेस कभी सत्ता में थी, लेकिन पिछले 60 सालों से तमिलनाडु में भी कांग्रेस की सत्ता उखड़ गई है। तो कांग्रेस भी इस वक्त सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके के जरिए चाह रही है कि गठबंधन हो जाए और तमिलनाडु की सरकार में या सत्ता में वो भागीदार कम से कम बने। तो कांग्रेस की कोशिशों का यही पैमाना है कि कांग्रेस तमिलनाडु और केरल में भी चाह रही है कि वहां अन्य पार्टियां जो हैं उनसे गठबंधन करके चुनाव लड़े। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज 2 चुनाव राज्यों यानी कि केरल और तमिलनाडु के दौरे पर पीएम मोदी हैं और इस दौरान वे कई परियोजनाओं और उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित विवादित भोजशाला परिसर में इस बार बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ने से तनाव जैसी स्थिति बन गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने समय और स्थान के बंटवारे का एक विशेष फॉर्मूला तय कर शांतिपूर्ण समाधान निकाल लिया है। आज कड़ी सुरक्षा के बीच मौके पर बसंत पंचमी की पूजा और नमाज दोनों हो रही है। मध्य प्रदेश के धार स्थित विवादित धार्मिक स्थल भोजशाला में बसंत पंचमी पर विशेष व्यवस्था की गई है। सूर्योदय के साथ हिंदू पक्ष ने पूजा शुरू की, जबकि दोपहर 1 से 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए पूजा और नमाज के लिए समय निर्धारित किया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश दिया कि हिंदू समुदाय को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा करने की अनुमति रहेगी, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोग दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज अदा कर सकेंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के 8000 से ज्यादा जवान तैनात किए जाएंगे। इलाके की निगरानी ड्रोन और एआई तकनीक से की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या क्या तैयारियां कर ली गई हैं? एक तरफ नमाज अदा की जाएगी तो दूसरी तरफ बसंत पंचमी की तैयारियां और पूजा अर्चना की जा रही है, इसको लेके जैसे मध्य प्रदेश के जो धार की जो स्थिति है हमेशा से चर्चा में रही है। वास्तव में यह है कि एक ही दिन दोनों समुदाय की पूजा की जो बात है उसको लेके प्रशासन अलर्ट है, क्योंकि उसी दिन नमाज भी अदा होनी है, शुक्रवार का दिन है, उसी दिन भगवान शिव की भी पूजा आराधना होनी है। इसको लेके मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से चुस्त मुस्त है और इसी के लिए सुरक्षा व्यवस्था में लगभग 8000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और बाकी सभी प्रशासन का यही मानना है कि शांतिपूर्वक ये दोनों समुदाय शांति से अपने अपनी पूजा अर्चना करें। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि भोजशाला में 10 साल बाद नमाज और पूजा एक ही दिन हो रही है। वहीं दोपहर से 1 बजे से 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा की जाएगी। वहीं इस सबको लेकर सुरक्षा व्यवस्था में 8000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां माघ मेला के चौथे प्रमुख स्नान बसंत पंचमी पर पावन संगम तट पर श्रद्धा उमड़ पड़ी है। त्रिवेणी में पुण्य डुबकी की लालसा के लिए सुदूर क्षेत्रों से श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा है। पंचमी स्थित गुरुवार की रात 1:17 लग गई और शुक्रवार की रात 12:09 तक रहेगी। प्रयागराज माघ मेला के चौथे प्रमुख स्नान वसंत पंचमी पर पावन संगम तट पर श्रद्धा उमड़ पड़ी है। त्रिवेणी में पुण्य डुबकी की लालसा लिए सुदूर क्षेत्रों से श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। प्रयागराज के संगम पर आज शुक्रवार सुबह
माघ मेला में वसंत पंचमी स्नान पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। घने कोहरे और ठंड को मात देते हुए लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। आज 1 से 2 करोड़ और अगले 4 दिनों में 3.5 करोड़ भक्तों के पहुंचने का अनुमान है। प्रयागराज के संगम पर आज शुक्रवार सुबह माघ मेला में वसंत पंचमी स्नान पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। घने कोहरे और ठंड को मात देते हुए लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। आज 1 करोड़ से 2 करोड़ और अगले 4 दिनों में 3.5 करोड़ के भक्तों का पहुंचने का अनुमान है। 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी का स्नान लगातार हो रहा है और ये माघ मेला 2026 का चौथा मुख्य स्नान पर्व है। लगातार जो श्रद्धालुगण हैं बसेस के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, प्राइवेट वाहनों के माध्यम से, पैदल लगातार मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। लाखों की संख्या में स्नान अभी तक संपन्न हो चुका है रात्रि 12 बजे से लेकर के, और हमारे 10,000 पुलिसकर्मी मेला क्षेत्र में और साथ ही साथ हमारे कमिश्नरेट क्षेत्र में तैनात किए गए हैं, जिसमें कि हमारे सिविल पुलिस के जवान, जिनके सहयोगार्थ हमारी पीएससी की कंपनीज को तैनात किया गया है, और साथ ही आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं। इसी के साथ ही हमारी अलग अलग एजेंसीज की टीम्स हैं, एटीएस की, एसटीएफ की, एएनटीएफ की और अन्य एजेंसीज की टीम्स लगातार डिप्लॉयड हैं। सादा वस्त्रों में हमारे पुलिसकर्मी लगातार मेला क्षेत्र में भ्रमणशील हैं उनके अलॉटेड ड्यूटी पॉइंट्स पे, ताकि किसी भी श्रद्धालुगण के साथ में कोई चोरी की, टप्पेबाजी की कोई घटना ना हो सके। इसी के साथ जल मार्गों में हमारे त्रिवेणी क्षेत्र में हमारे जल पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, और साथ ही उनके पीएससी के बाढ़ राहत प्लाटून्स को, कंपनीज को तैनात किया गया है, और साथ ही प्रशिक्षित गोताखोर जिनको लाइफ जैकेट के साथ में तैनात किया गया है। लगातार ट्रिपल एयर सुरक्षा में ये सुनिश्चित करवाया जा रहा है जल मार्गों में। और इसी के साथ हमारा एरियल सर्विलांस के लिए एआई एनेबल्ड कैमराज के साथ अन्य जो पीटीजेड फिक्स कैमराज हैं 400 की संख्या में मेला क्षेत्र में और 1152 प्लस की संख्या में कमिश्नरेट क्षेत्र में लगातार चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और सुनिश्चित किया जा रहा है कि श्रद्धालुगण बहुत सुगमता के साथ में, बहुत सुरक्षित एनवायरनमेंट में अपना स्नान। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, आज संगम पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है, तो इसको लेकर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल ये दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले, माघ मेले का चौथा प्रमुख स्नान बसंत पंचमी स्नान है, और इस पर लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी संगम में लगा रहे हैं। बात सुरक्षा व्यवस्था की करें तो 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के कमांडोज भी लगातार गश्त कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड की टीमें हैं, बम डिस्पोजल यूनिट की टीमें हैं, पुलिस है, पीएससी है, जल पुलिस है। हर तरफ से चप्पे चप्पे से निगरानी और निगरानी की जा रही है, और किसी भी घटना को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड, क्योंकि आगजनी की घटनाएं भी बहुत हो रही हैं, शिविरों में आग लग जा रही है, इसको लेकर भी फायर ब्रिगेड मुस्तैद है। तो अभी तक पूरी सुरक्षा के साथ स्नान पर्व चल रहा है। ठंड और कोहरे की परवाह किए बिना श्रद्धालु संगम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और जो अलग अलग स्नान घाट बनाए गए हैं वहां पर स्नान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। तो बसंत पंचमी के स्नान पर प्रशासन का अनुमान है कि 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा, जमुना और अदृश्य त्रिवेणी के संगम में पुण्य की डुबकी लगाएंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि इस घने कोहरे और ठंड को मात देते हुए करीब 1 से 2 करोड़ लोगों ने अभी तक, श्रद्धालुओं ने जो है संगम में डुबकी लगाई है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां नितिन नवीन ने बीजेपी अध्यक्ष बनते ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई है। दिल्ली मुख्यालय में 8 घंटे की बैठक में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी पर फोकस रहा। उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और विकसित भारत जैसे अभियानों को तेज करने पर जोर दिया। पार्टी ने बंगाल को निर्णायक मोर्चा मानते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा को मुद्दा बनाने का फैसला किया। बैठक का सबसे बड़ा फोकस पश्चिम बंगाल रहा। नितिन नवीन ने संकेत दिए कि पार्टी ने बंगाल को सबसे कठिन लेकिन निर्णायक मोर्चा माना है। नितिन नवीन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हो रहे जनसंख्यायिकी बदलाव बीजेपी के लिए चुनौती जरूर है। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का पहला बड़ा दौरा पश्चिम बंगाल का रहेगा। 27 और 28 जनवरी को वे वहां कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान पिछली जीती गई सीटों को दोहराने,
और नई सीटों पर जीत की रणनीति तैयार की जाएगी। बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पदभार संभालते ही आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कमर कस ली है। 27 जनवरी 2026 को वे पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे, जहां पार्टी के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। यह उनका अध्यक्ष बनने के बाद पहला बड़ा राज्य दौरा होगा, जो मिशन बंगाल को नई गति देने का संकेत देता है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां महाराष्ट्र में मुंबई की बीएमसी सहित 29 नगर महापालिका में अब बारी मेयर के चुनाव की है, जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। बीएमसी के मेयर पद का पोस्ट लॉटरी सिस्टम के जरिए महिला कोटे में गया। शिवसेना यूबीटी ने मुंबई आरक्षण पर लॉटरी को लेकर आपत्ति जताई है। ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने सवाल उठाया था कि ओबीसी आरक्षण ड्रॉ से मुंबई को क्यों बाहर रखा गया। इसके अलावा पुणे, धुले, नांदेड़, नवी मुंबई, मालेगांव, मीरा भाईंदर, नासिक और नागपुर में मेयर की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हुई है। महाराष्ट्र की 29 नगर महापालिकाओं में मेयर पद का आरक्षण लॉटरी सिस्टम से तय किए गए हैं। लॉटरी के जरिए आरक्षण तय होने के बाद निगम सदनों में पार्षदों के मतदान के जरिए नए मेयर चुने जाएंगे। और अगली खबर का रुख करेंगे, जो है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को एक सेना की गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 10 जवानों की मौत हो गई। सेना के अधिकारी ने बताया कि गाड़ी में 21 जवान सवार थे। गंभीर रूप से घायल 11 लोगों को उधम मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए एयरलिफ्ट किया गया। अधिकारी के मुताबिक यह हादसा भद्रवाह चंबा इंटरस्टेट रोड पर खन्नी टॉप पर हुआ। सभी जवान एक ऊपरी इलाके में स्थित पोस्ट पर जा रहे थे, तभी ड्राइवर ने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने करीब 16 माओवादियों को ढेर कर दिया है। इनमें से 1 करोड़ का इनामी शीर्ष कमांडर अनल दा उर्फ पतिराम मांझी भी शामिल है। यह मुठभेड़ प्रतिबंधित भाकमा माओवादी के अनल दस्ते के पास साथ हुई। यह कार्रवाई झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल क्षेत्र के छोटा नागरा थाना अंतर्गत कुंभढी गांव के पास हुई। सुरक्षा बलों को सटीक खुफिया सूचना मिली थी कि अनल दास का दस्ता बड़ी घटना की साजिश रच रहा है। इसके आधार पर कोबरा, जगुआर और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने घेराबंदी की। सुबह से शुरू हुई मुठभेड़ में जबरदस्त गोलीबारी हुई। एनकाउंटर के बाद चलाए गए सर्च अभियान में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां वसंत पंचमी पर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ समेत एनसीआर में सुबह सुबह बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई। आईएमडी के मुताबिक उत्तर भारत में हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्ष बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने देश के 9 राज्यों में बारिश और तूफान की संभावना जताई है। उत्तर भारत में यूपी, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी के मुताबिक अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तूफान और भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान 40 से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक आज 23 जनवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ ही बर्फबारी भी होगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि बारिश के साथ शुक्रवार को आंधी भी आ सकती है और बिजली भी कड़क सकती है। सुबह के समय हल्के कोहरे की भी संभावना है। हवाएं भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। साथ ही सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।